ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। शानदार जानदार जीत हुई है, जबरदस्त जीत हुई है। जी हां, पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के कमाल के खेल की बदौलत आज भारत की झोली में 4 ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम इंडिया से, हॉकी की टीम इंडिया से बात करें, सुनिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और मैं सच बता दूं, अच्छा टीम स्पिरिट भी दिखाई दिया और आपने बिल्कुल जमकर के, और मैं देखा कि एक बार हारने के बाद थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन आपने 24 घंटे में फिर से अपने आप को रिकवर करके पूरी ताकत से निकल पड़े आप लोग। सर जी सर। देखिए, देश को बड़ा गर्व हो रहा है आप लोगों पर, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है सबको। थैंक यू वेरी मच सर। सबकी तबीयत तो ठीक है ना, कोई इंजरी नहीं हुई? नहीं सर, सब एकदम बढ़िया सर। सब लोग इधर आपको सुन रहे हैं सर, सब खुश है, सब आपका कॉल के इंतजार में था सर। मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहा भैया। भारत माता की थैंक यू सर। जीत हुई है, शानदार जीत हुई है, जबरदस्त जीत हुई है। उसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे थे, बधाई दे रहे थे और गर्व महसूस कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे खबर असरदार में। हॉकी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, स्पेन को 2-1 से हराया। लगातार दूसरी बार हॉकी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दोनों गोल किए हैं और ये दोनों गोल ही जीत के आधार बने। जीत के बाद श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास ले लिया है। यह उपलब्धि पीढ़ियां याद रखेंगे, यह भी पीएम मोदी ने कहा है। आपकी उपलब्धि ने तिरंगे का गौरव बढ़ाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की जो हॉकी की विजयी टीम है जिसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, उस टीम से फोन के माध्यम से प्रधानमंत्री ने न केवल बात की बल्कि हौसला अफजाई भी की। भारत ने पेरिस ओलंपिक्स में चौथा मेडल जीत लिया है। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हरा दिया। इस जबरदस्त मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कमाल का खेल दिखाया और 2 गोल दागे, और उनके ये 2 गोल भारतीय टीम को ब्रॉन्ज दिला कर लिया है। गुरु रामदास ने मेहर की, ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक धन गुरु रामदास ने मेहर की, धन गुरु रामदास ने मेहर की। बहुत मैच फसवा है, बहुत डर लगन दिया है। थोड़ा वाइड ले लो, मेरे मालिक रखा मालिक का ही सब कुछ, मेरे मालिक का ही। टोक्यो में ब्रॉन्ज आया, फिर ब्रॉन्ज आया, कोई नहीं, कुछ ना कुछ जवान को ना कोई देश नहीं लैके आ रहा। माल करे, मेहर करो, जो कुछ हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले उन्होंने 30वें मिनट पर गोल दागा और इसके बाद 33वें मिनट में भी हरमनप्रीत सिंह ने ही पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दाग दिया। हालांकि हाफ टाइम की अगर बात की जाए तो 30वें मिनट पर स्कोर 1-1 का था और बराबरी का खेल चल रहा था। हालांकि इसके पहले 18वें मिनट में ही स्पेन की ओर से इकलौता गोल मार्क मेलारेस पोर्टिलो ने पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए किया था। बहुत खुशी है, आज इंडिया जीत गई, बहुत खुशी है भैया। हाँ, बहुत खुशी, बहुत बहुत खुशी। महादेव, अरे मेडल का रंग नहीं बदला लेकिन वही मेडल मिला तो। और इसके बाद बारी आई 30वें मिनट की, और 30वें मिनट में भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 1 गोल करके स्कोर को 1-1 पर पहुंचा दिया। उधर तीसरे क्वार्टर में मैच के 33वें मिनट में हार्दिक सिंह ने वीडियो रेफरल मांगा, जिस पर रेफरी ने भारत को पेनल्टी दी। इसका फायदा उठाकर कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 1 और गोल दाग दिया। ये उनका टूर्नामेंट में 10वां गोल रहा और इसी के साथ स्कोर 2-1 का हो गया। मैच के 59वें मिनट में स्पेन को पेनल्टी कॉर्नर जरूर मिला, लेकिन गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने इस गोल को बचा दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा कर लिया। भारत की हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक्स में जिस तरीके से कांस्य पदक हासिल किया है,
ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से भारत की टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। देखो, बहुत एक्साइटिंग भी था और बड़ा डरावना भी था, क्योंकि लास्ट सेकंड्स में भी स्पेन को बहुत पेनल्टी कॉर्नर मिले। खैर, जैसे कहते हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, और भारत को इसी के साथ पिछली बारी वाला जो मेडल है वो मेंटेन किया है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत खुशी के पल हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ हार गई थी। जर्मनी ने भारत को 3-2 से हराया था और इस हार के साथ ही टीम इंडिया का गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट गया था। लेकिन स्पेन के साथ ब्रॉन्ज के लिए हुए मुकाबले में जहां हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल लगाकर टीम इंडिया को मजबूत करने का काम किया, तो दूसरी तरफ गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने भी अपने दमदार खेल से स्पेन के अटैक को 2 बार नाकाम किया और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात विनेश फोगाट पर जारी सियासी दंगल की, क्योंकि आज इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी सांसद और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी बहस हुई, जिस पर जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के व्यवहार पर आपत्ति जताई, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर साजिश वाला एंगल ढूंढ रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आखिर क्या कुछ रहा दिन भर। मांग को लेकर you are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. रेसलर विनेश फोगाट के ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद देश की राजनीति में सियासी दंगल शुरू हो चुका है। मुद्दा संसद में उठ चुका है और हंगामा राज्यसभा तक हो रहा है। You are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी सांसद ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे आहत होकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन में विपक्ष के व्यवहार पर आपत्ति जताई और कहा कि विपक्ष रोज रोज मेरा अपमान कर रहा है, मैं खुद को यहाँ सक्षम नहीं पा रहा हूँ, सभापति के पद को चुनौती दी जा रही है। ये कहते हुए जगदीप धनखड़ आसन छोड़कर चले गए। You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. दरअसल आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही कांग्रेस और टीएमसी समेत कुछ विपक्षी सांसदों ने विनेश फोगाट के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों की बात को अनसुना करके सदन की कार्यवाही चलाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में ही शोरगुल काफी तेज हो गया। विपक्ष के सांसदों ने विनेश फोगाट के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। Discuss and who is behind this and how only 100 grams. Nothing else is going on record. Nothing else is going on record. I will not allow the house to be used as such a platform. Please, sorry. Use, avail the rules. Sorry. बड़ी बात यह है कि विनेश फोगाट के परिवार के लोग उनके ताऊ महावीर फोगाट, जो खुद एक पहलवान रह चुके हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने में कोई साजिश नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टियां इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इंडी गठबंधन के नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे विनेश फोगाट के साथ साजिश के एंगल को स्थापित किया जा सके और इस मुद्दे पर राजनीति की जा सके। देखिए, जो 16 ओलंपिक लिया उसमें जो उन्होंने पूरी आस उम्मीद थी गोल्ड मेडल की और 20 में थी, लेकिन रह गई और 24 में तो पक्का ही होता भी जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेगी और वो जो वंचित रहेगी डिस्क्वालीफाई कर दी। तो स्वाभाविक बात है, जो कोई भी हो तो क्यों उसकी जो आत्मा बढ़ाती है
महसूस करता है छोड़ दो, इससे ऐसे दुख होता है उसको। तो सब जानना षड्यंत्र पूर्वक हुआ, देश के एक साहब को पसंद नहीं है। उनको मालूम था कि अगर ओलंपिक के लिए आती तो देश की जनता उसको सरों का ताज बना के घूमती और फिर छिछालेदार होती, फिर उनका खुद का मामला निकलता। विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट ने भी विनेश फोगाट को लेकर हो रही सियासत पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम नायब सैनी को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद किया और कहा कि राजनीतिक पार्टियां मेरे परिवार के साथ राजनीति न करें, खिलाड़ियों के कंधे पर रखकर बंदूक न चलाएं। यानी ओलंपिक में जिस उम्मीद पर 100 ग्राम वजन भारी पड़ गया, अब उस पर सियासत हावी है। विनेश फोगाट का पूरा परिवार सियासी साजिश से दूरी बना चुका है, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम नेता सड़क से संसद तक सरकार को घेरने की कोशिश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात वक्फ संशोधन बिल की, जो लोकसभा में पेश होने के बाद भी लटक गया और अब यह बिल जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ से जुड़े 2 बिल पेश किए थे और इस बिल पर संसद में करीब 2.5 घंटे के राजनीतिक दंगल के बाद इसे जेपीसी में भेज दिया गया। कांग्रेस समेत विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने इस बिल का विरोध किया और इस बिल को असंवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ बताया। देखिए, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. यह एक कानून से बना हुआ कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। वक्फ बोर्ड एक्ट, मोदी सरकार ने इस कानून पर कैंची चलाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तो विपक्ष आग बबूला हो गया। लोकसभा में हंगामा इस कदर मचा कि पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए और आरोपों के तीरों की बरसात शुरू हो गई। Now you are going for Muslims. Next you will go for Christians. Next you will go for Jains. This bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This government is blatantly going against the constitution. This bill is just not against the constitution, it's against federalism, it's against a religious minority, it is against human beings. भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। सरकार पर आरोपों के बीच अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी तो 4 कदम आगे निकल गए और विरोध में बिल को लेकर चिंता से ज्यादा सरकार को चेतावनी दे गए। जिस वक्फ बोर्ड को लेकर सियासी हाय तौबा मची है, अब उस वक्फ बोर्ड की ताकत और हैसियत भी देख लीजिए। किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार, वक्फ से जुड़ा केस किसी सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा। विवाद हुआ तो केस की सुनवाई वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही होगी। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली गई तो फैसले को पलट नहीं सकते। यहाँ तक कि केंद्र और राज्य सरकार भी वक्फ के फैसले पर दखल नहीं दे सकती। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। अब आप एक हैरान करने वाला आंकड़ा देखिए। सेना के पास 18 लाख एकड़, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ और वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ की संपत्ति। वैसे वक्फ पर सियासत नई बात नहीं है। 2014 चुनाव से एन पहले मनमोहन सिंह सरकार ने एक शासनादेश जारी कर दिल्ली में 123 संपत्तियां वक्फ को दे दी, जिसे बीजेपी ने खुला तुष्टीकरण कहा था। अब एक बार फिर वक्फ पर राजनीति गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष जहां सरकार पर एक खास वर्ग को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है, तो सरकार वक्फ बोर्ड की मनमानी पर नकेल कसने की बात कह रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वक्फ के नाम पर सियासत कौन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बांग्लादेश की, जिसको लेकर भारत में ऐसी सियासत हो रही है जो देश को सावधान करने वाली।
बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर दंगाइयों ने जिस तरह से बांग्लादेश को जलाया, जगह जगह दंगा फसाद किया, हिंदुओं पर हमले किए, पुलिस वालों की हत्याएं की, उसके पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बांग्लादेश के हालात कब सुधरेंगे, हिंदुओं के साथ हिंसा कब थमेगी। क्या अंतरिम सरकार से बदलेगी तस्वीर? आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। क्या सुधरेंगे बांग्लादेश के हालात? क्या अंतरिम सरकार से बदलेगी तस्वीर? क्या थमेगी हिंदुओं के साथ हिंसा? बांग्लादेश एक झटके में जिस देश की राजनीति तहस नहस हो गई, बांग्लादेश जहां हैप्पीनेस इंडेक्स को ऐसी नजर लगी कि देखते ही देखते देश के कई जिले आग की लपटों में घिर गए। अब उसी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद क्या अब बांग्लादेश में कुछ बदलने वाला है? क्या अंतरिम सरकार के गठन से सब कुछ ठीक होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने दावा किया है कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। नहीं, हम कोई फैसला नहीं लिए हैं। ये बात अभी भी ठीक है। बांग्लादेश का सिचुएशन आप अगर देखें क्या चल रहा है, वहां तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लूटपाट चल रही है कंप्लीट देश में। आपके वीडियो में देखा जाता है। यहां कोई पुलिस नहीं है, यहां कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश में लोकतंत्र पूरी तरह से खंड खंड हो चुका है। पहले शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट किया गया, अब सेना के पूर्व अधिकारियों के घरों को भी टारगेट किया जा रहा है। रिटायर्ड मेजर का दावा है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात से जुड़े लोगों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। यही वजह है कि सजीब वाजेद का कहना है कि बांग्लादेश में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है वो संविधान के खिलाफ है। तो हो रहा है, इट इज ऑल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान में ये कुछ भी नहीं है। संविधान में इंटरिम गवर्नमेंट बोला कुछ भी नहीं है। संविधान में प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करे तब पार्लियामेंट कंटिन्यू करना चाहिए एवं न्यू इलेक्शन होना है। बांग्लादेश में हालात पहले ही बेकाबू हैं कि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी है। दावा किया जा रहा है कि अभी भी बांग्लादेश के कई जिलों में हिंदू परिवारों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। ये किसी भी प्रकार सहन नहीं किया जा सकता। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हमारी भोली भाली बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, नाना प्रकार की ताड़ना दी जा रही है। सच यही है कि जो तस्वीरें और जो कहानियां बांग्लादेश से निकल कर आ रही हैं, वो ये साफ कर रही हैं कि बांग्लादेश में अराजकता की जो आग लगी है वो जल्द बुझने वाली नहीं है। और बांग्लादेश में जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कुछ दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि उनके पास अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की डिस्क्वालिफाइड फाइलें हैं। निशिकांत दुबे ने CIA के कथित दस्तावेजों के आधार पर दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेता सोवियत रूस के हाथों बिके हुए थे।
सोवियत रूस से पैसे लेकर देश की पॉलिसी बनाते थे। देश का कैसे नुकसान हो, कांग्रेस नेता वही काम करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश को बदनाम करना चाहती है। कांग्रेस देश में ऐसे हालात पैदा करना चाहती है कि पीएम मोदी के खिलाफ पूरा माहौल बने। निशिकांत दुबे का यह बयान अब संसद में स्थायी रिकॉर्ड में शामिल है। पूरा बयान सुनाते हैं आपको। ये फाइल ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग सोवियत रूस से बिके हुए थे। वो पैसा लेते थे, पैसा लेकर वो जो है देश की पॉलिसी बनाते थे। देश का कैसे नुकसान हो वही काम करते थे। ये डिक्लासिफाइड फाइल कहती है। ये तीनों किताब कोई दी आप देखेंगे, चाहे वो अशोक मित्रा की हो, चाहे संजय बारू की हो और नटवर सिंह की हो। ये कांग्रेस पार्टी इस देश को बदनाम करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, ऐसा सिचुएशन पैदा करना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ पूरा माहौल बने, इस देश के खिलाफ पूरा माहौल बने, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। और अब बात एमपी कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस में अपने अजब और गजब फैसलों को लेकर हर बार चर्चा में रहती है। एमपी कांग्रेस ने एक नया निर्णय लिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के खुलने और बंद होने का समय फिक्स हो चुका है। अब पीसीसी दफ्तर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगा। कांग्रेस दफ्तर के मुख्य गेट पर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर यह पूरी जानकारी लिखी हुई है। हालांकि सियासी माहौल जैसे ही गर्माया तो कांग्रेस के नेताओं ने भी मुख्य गेट पर लगा बोर्ड हटा दिया। पहले बोर्ड लगाया और फिर खुद हटा दिया। अब कुछ भी, लेकिन बीजेपी ने इसे भुनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अपनाया कॉर्पोरेट कल्चर। सुबह 11 से शाम 6 बजे तक चलेगा दफ्तर। पीसीसी में लगा बोर्ड, अब समय फिक्स। सियासी बवाल, हटा दिया बोर्ड। एमपी कांग्रेस अपने अजीबोगरीब फैसलों के कारण सुर्खियों में रहती है। पीसीसी दफ्तर पर लगे बोर्ड के चलते कांग्रेस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का कार्य समय अब सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा और रविवार को फुल अवकाश रहेगा। कांग्रेस का नया कॉर्पोरेट कल्चर सामने आया है। पहली बार पीसीसी ने बकायदा अपने मुख्य गेट पर तख्ती लगाई है जिसमें अपने पीसीसी कार्यालय का समय तय कर दिया है। इसमें साफ लिखा है कि सुबह 11 से शाम 6 बजे तक पीसीसी कार्यालय खुला रहेगा। उसके अलावा पहली बार कांग्रेस अब रविवार की छुट्टी भी मनाएगी। पहले बोर्ड लगाया गया और फिर जब सियासत हावी हुई तो कांग्रेस नेताओं ने दफ्तर के मुख्य गेट से बोर्ड हटा दिया। कांग्रेस के कॉर्पोरेट कल्चर पर बीजेपी ने साधा है निशाना। पार्ट टाइम अध्यक्ष की पार्ट टाइम कांग्रेस, यही किया है जीतू पटवारी ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो मुख्यालय है उसका कार्यालयीन समय सुनिश्चित कर दिया 11 बजे से 6 बजे तक और रविवार को पूर्ण अवकाश। अब समझा जा सकता है कि 6 बजे के बाद रविवार को कांग्रेस जन पूरी तरह से मस्त दिखाई देंगे, छुट्टी मनाते दिखाई देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ठीक ही कहते हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन वहां के नेताओं की सत्ता की खुमारी अभी भी नहीं उतर रही। वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जैसे वो सत्ता में है और यही बात चरितार्थ हो रही जीतू। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वाले अपनी चिंता करें, हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं। 90% नेता दोपहर में 20 रोटी खा के 4 घंटे सो रहे हैं, समझ गए जी। और मोटे कैसे मोटे हो रहे हैं, देखो 5-5 साल में कितना वजन बढ़ रहा है। जो 50 किलो के थे 1-1 क्विंटल के हो गए हैं। तो वो अपनी चिंता करें, हमारी काहे कर रहे हैं। कौन सी बड़ी बात हुई कि इतवार को हम छुट्टी नहीं मना सकते। फिलहाल कांग्रेस के कॉर्पोरेट कल्चर पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। अब बने रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।